नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ का? नॉर्मलाइजेशन ऑफ आवर डेटा और एट्रीब्यूट्स या फीचर्स को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम अपने डेटा को तैयार करते हैं सो दैट कि हमारा जो एमएल मॉडल है, जब हम उसकी उसी डेटा से ट्रेनिंग कराते हैं तो रिजल्ट्स जो हैं या प्रेडिक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने एक स्टेप समझा था, दैट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी एट्रीब्यूट होता है उसको हम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं किसी दूसरे फॉर्म में, जिससे कि हमारा जो एमएल मॉडल है अच्छे से ट्रेन हो पाए, अच्छे से समझ पाए। तो उसी का एक जो मेथड है, उसी में मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में, नॉर्मलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से पहले आप इसका पार्ट 1 डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट 1 जरूर देखिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि पूरा मेथड क्या है और उसके जो स्टेप वाइज हैं वो हम मेथड्स यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियो में हम सारे मेथड्स को समझेंगे विद अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आज जो टॉपिक मैंने उठाया दैट इज नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हम कर क्या रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में हम जो है हमारा जो पूरा एट्रीब्यूट है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स, उनको एक रेंज में ला रहे हैं। दैट मीन्स 0 से 1 के बीच में लेके आ रहे हैं, एक रेंज में। ऐसा हम फ्रेंड्स क्यों कर रहे हैं, इसको जरा समझिएगा कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन क्यों करना पड़ रहा है, जिससे कि हमारा डेटा जो है बेटर हो जाए, उससे लर्निंग अच्छी जाए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे एक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल दो एट्रीब्यूट को कंसीडर करते हैं। कोई कस्टमर है, उसकी एज है और उसकी इनकम है। ओके, तो अगर एज है तो हमें पता है कि एज की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक हो सकती है। अगर कोई कस्टमर विजिट कर रहा है तो मान लीजिए 15 ईयर्स टू 85 ईयर्स। ओके, तो उसकी मिनिमम रेंज जो है 15 है और मैक्सिमम रेंज जो है वो 85 ईयर्स है। तो इसके जितने भी एज का जो एंट्रीज होगी, डेटा एंट्रीज होगी एज एट्रीब्यूट में या एज फीचर में, 15 से लेकर 85 साल तक होगी। इसके बाहर है तो आउटलायर है, वो गलत है एंट्री। ओके, तो ये एंट्री हो गई जो 15 से 85 नंबर तक है। ओके, उसके बाद दूसरी एंट्री कंसीडर करते हैं, मान लीजिए इनकम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि 20,000 पर मंथ से लेकर 2 lakhs पर मंथ है। ओके, तो यहां पर जो वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो गई वो 20,000, 40,000, 60, 65, 1 lakh, 1,35,000 और पूरे 2 lakhs तक। तो ये वाली रेंज अलग हो गई, 20,000 टू 2 lakhs, ये रेंज अलग हो गई। एज वाली जो रेंज थी वो थी 15 टू 85। तो यहां पर अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि रेंज अलग अलग हो गई है, एज की रेंज और इनकम की रेंज। अब हमारे लिए तो दोनों एट्रीब्यूट सेम है, हमारे लिए दोनों एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है, एज भी इंपॉर्टेंट है पर्सन की और इनकम भी इंपॉर्टेंट है पर्सन की। लेकिन जब इस तरह का डेटा हम अपने एमएल मॉडल को देते हैं तो एमएल मॉडल क्या समझता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये ज्यादा रेंज में आ रही है, दैट मीन्स 20,000 या 45,000, और ये एक एट्रीब्यूट है जो जिसकी वैल्यू कम है, मान लीजिए 35, 40। तो वो क्या करता है कि वो जो जिसकी रेंज जा जाती है, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है, उसको ज्यादा वेटेज देने लग जाता है इन कंपैरिजन विद जिसकी वैल्यू कम होती है। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग डिस्टर्ब होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो दोनों एट्रीब्यूट्स बराबर है, एज भी इंपॉर्टेंट है और इनकम भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एमएल मॉडल, क्योंकि वो तो एक मशीन है, वो क्या कर रहा है कि 45,000 वैल्यू आ रही है और एक इधर 45 वैल्यू आ रही है, तो 45,000 को ज्यादा वैल्यू देने लग जाता है कि ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, इसका इस वैल्यू का जो इंपैक्ट है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, इसका इंपैक्ट जो है आउटपुट पे ज्यादा होगा या रिजल्ट पे ज्यादा होगा, तो वो उसको प्रायोरिटी देने लग जाता है। जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं कि एज की भी जो रेंज है, मान लीजिए 15 टू 85,000,
उसको भी 0 से 1 के बीच में ले आते हैं, और जो हमारी इनकम है जो 20,000 से 2 लाख है उसको भी 0 से 1 के बीच में ले आ लेते हैं। तो अब सारी वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के बीच में आ गई। इसका मतलब अब मशीन लर्निंग को इस तरह का जब हम डेटा देते हैं तो वो सबको क्या करता है, इक्वली कंसीडर करता है और सबको इक्वली वेटेज देता है, और ये मान के चलता है कि सभी जो इनपुट फीचर्स हैं उसका जो इंपैक्ट है आउटपुट पे या प्रेडिक्शंस पे वो इक्वली पड़ रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का, इस वजह से हमको नॉर्मलाइजेशन यूज करना पड़ता है। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो मेथड कहलाता है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन मेथड। मिन मैक्स, तो यहां पर जो मॉडिफाइड वैल्यू होती है एक्स की, नॉर्मलाइज्ड वैल्यू या मॉडिफाइड वैल्यू, वो होती है प्रीवियस वैल्यू माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स की मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स की मिनिमम वैल्यू। ये हम फॉर्मूला फ्रेंड्स यूज करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हम हर जगह यूज करेंगे और इसी से ही कैलकुलेट कर लेते हैं सारी वैल्यूज को। तो यहां पे अगर हम देखें कि मान लीजिए एक्स मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे केस में एक्स मिनिमम जो है मान लीजिए 15 ईयर्स है, तो 15 माइनस 15 तो 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम एज जो है वो कितनी है 85, तो 85 एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम दोनों सेम हो जाएंगे, तो दैट मीन्स 1। तो यहां पे इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं एक्स मिनिमम पुट करता हूं एक्स की जगह तो ये वैल्यू हो जाती है 0, और एक्स मैक्सिमम अगर एक्स की जगह पुट कर देता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज जो है वो एक्स की, एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो किसके बीच में आ जाएंगी, 0 और 1 के बीच में आ जाएगी, 0 से 1 की रेंज में आ जाएंगी। ओके, तो इसको फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझ के देख लेते हैं। मान लीजिए जो हमारा एग्जांपल चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। इनकम, एज है मान लीजिए मेरी 40 इयर्स, 30 इयर्स, 60 इयर्स एंड 20 इयर्स। मान लीजिए ये कुछ लोगों की एज है। ओके, और मान लीजिए इनकी इनकम है 60,000 पर मंथ और 20,000, 40,000 और फॉर एग्जांपल 30,000। ओके, पर मंथ, ये सब पर मंथ में है। फाइन, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 40 है, ये 60,000 है। तो अगर इस तरह का डेटा मैं दे देता हूं अपने एमएल मॉडल को तो इसको प्रायोरिटी देने लग जाता है, वो ये समझने लग जाता है कि क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इनकम का इंपैक्ट जो है आउटपुट पे ज्यादा है इन कंपैरिजन विद एज, जबकि हमारे लिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता हूं तो मान लीजिए एज नॉर्मलाइज किया मैंने, तो फॉर एग्जांपल अब मैं सबसे पहले निकालूंगा एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम। अगर एज के केस में मैं फाइंड आउट करूं तो एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा, एक्स मिनिमम हो जाएगा मेरा 20 इयर्स, और एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 60 इयर्स। ओके, तो पहली एज अगर मैं 40 कंसीडर करता हूं तो 40 का मतलब कितना हो गया, 40 में मैं क्या करूंगा x 40, तो x नॉर्म ये क्या हो जाएगा 40 माइनस x मिनिमम की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 60, x मैक्स की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 20, तो ये कितनी हो जाएगी पहली वैल्यू 40 माइनस 20, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 40, इट मीन्स 0.5। तो ये पहली वैल्यू जो है वो मेरी 40 से कन्वर्ट होकर किधर आ गई 0.5 पे आ गई। ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। तो ये आप देखेंगे कि ये जो है वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 0 से 1 की रेंज में ही आ रही है। दूसरी वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी आ जाएगी, दूसरी वैल्यू एक्स नॉर्म, ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगी 10/40, दैट मीन्स 0.25, तो ये कितनी हो जाएगी 0.25। 60 है तो 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 20, दैट मीन्स 1,
20 की अगर मैं बात करूं तो 20 माइनस 20 दैट मीन 0, तो ये मेरी आ गई। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट इनकम, नॉर्मलाइज्ड इनकम की बात करता हूं, तो 60,000। तो यहां पर देखिए अब की बार क्या चेंज हो जाएगा, अब की बार जो मेरा एक्स मिनिमम है वो हो जाएगा 20,000 और एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60,000। एक्स मिनिमम 20,000, एक्स मैक्सिमम 60,000। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगा, तो 60,000 को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 60,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 माइनस 20,000, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 1। 20,000, तो 20,000 माइनस 20,000 ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम बात करते हैं 40,000, तो 40,000 थर्ड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 40,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 माइनस 20,000, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये कितना हो गया 0.5। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 30,000 की बात कर रहा हूं तो 30,000 का मतलब ये हो गया कि 30,000 माइनस 20,000 दैट मीन 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000, वो कितना हो जाएगा 0.25। तो आई थिंक मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है। पहली चीज हमने क्यों किया नॉर्मलाइजेशन, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स और प्रेडिक्शंस एमएल मॉडल के ट्रेनिंग के बाद बेटर हो जाए। और ये प्रोसेस जो है वो हमने क्या किया, इसमें जितनी भी वैल्यूज थी डिफरेंट उसको एक रेंज में ले आए 0 से 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज की भी रेंज 0 से 1 के बीच में आ गई और इनकम की भी 0 से 1 में आ गई। अब इस तरह का डेटा जब मैं अपने एमएल मॉडल को देख देता हूं तो अब उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, अब वो एज को भी उतनी प्रायोरिटी देगा, इनकम को भी उतनी प्रायोरिटी देगा। फाइन, तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन का ही एक नेक्स्ट प्रोसेस समझेंगे जिसे हम स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं या जेड नॉर्मलाइजेशन, उसको अच्छे समझेंगे। ओके, तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you so much for watching my video.